नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। असम में इसी साल चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच आरोपों की जंग छिड़ गई है। असम सीएम ने आरोप लगाए हैं कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न का पाकिस्तान से लिंक है। आरोप है कि कांग्रेस सांसद गौरव और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के बहुत करीब हैं। एक पाकिस्तानी फर्म ने गौरव की पत्नी को नौकरी दी, फिर उन्हें भारत ट्रांसफर कर दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तानी एजेंट को भारत की सीक्रेट जानकारी देती थी। अब असम कैबिनेट ने एसआईटी जांच के बाद दोनों के कथित पाकिस्तान लिंक से जुड़े मामले को गृह मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। लेकिन हेमंता के इन आरोपों पर गौरव गोगोई ने भी फौरन पलटवार किया। उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था तो 6 महीने से मुख्यमंत्री चुप क्यों थे? चुनाव आते ही उन्हें ये बात क्यों याद आई? साथ ही उन्होंने दावा किया कि एसआईटी कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है। कांग्रेस सांसद का दावा है मुख्यमंत्री ने झूठी बातें फैलाई हैं। हालांकि वार पलटवार के बीच अब सवाल है कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान कनेक्शन की सच्चाई क्या है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका आधार क्या है, और सवाल ये भी है कि क्या चुनाव से पहले पाकिस्तान कनेक्शन पर फंस गए हैं गौरव गोगोई। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। असम में चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। मरेगांव में सड़कों पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गौरव गोगोई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गौरव गोगोई के खिलाफ विरोध की चिंगारी तब सुलगी जब असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद और उनकी पत्नी के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए। हेमंता बिस्वा शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस सांसद गौरव और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के बहुत करीब हैं। एक पाकिस्तानी फर्म ने गौरव की पत्नी को नौकरी दी, फिर उन्हें भारत ट्रांसफर कर दिया। एलिजाबेथ भारत से जुड़ी कई जानकारियां इकट्ठा करती थी और पाकिस्तानी नागरिक अली शेख को रिपोर्ट देती थी। एलिजाबेथ ने आईवी सूत्रों के क्लाइमेट एक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को पेमेंट करने के लिए FCRA नियमों को दरकिनार किया गया। गौरव गोगोई ने चुनावी हल्फनामे में पत्नी के पाकिस्तानी बैंक खाते के बारे में नहीं बताया। इसके साथ ही हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर अली तौकीर शेख, एलिजाबेथ कॉलबर्न और गौरव गोगोई की तस्वीर पोस्ट कर लिखा। भारत को अस्थिर करने की एक सुनियोजित वैश्विक साजिश बेनकाब हुई। पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख, ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ कॉलबर्न और भारतीय सांसद गौरव गोगोई इस खतरनाक नेटवर्क के केंद्रीय चेहरे हैं। जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, इस साजिश का वास्तविक स्वरूप और स्पष्ट होता जा रहा है। राष्ट्र समक्ष ये सच आना चाहिए कि भारत के विरुद्ध ये षड्यंत्र किस तरह गढ़ा गया और किस उद्देश्य से आगे बढ़ाया गया। अब असम सरकार कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजने की बात कर रही है। इसके लिए बकायदा असम कैबिनेट में फैसला लिया गया है। Gaurav Gogoi's wife worked initially in Pakistan in a particular organization. After marriage, she joined in India, but she was continued to be managed by the Pakistani authority, and she used to get salary from Pakistan through a pass-through mechanism. Sitting in India, taking salary from an enemy country, and submitting periodic report on the political development in India, these are matter of great concern. Simultaneously, she visited 9 times to Pakistan from India, as well as she took Mr. Gaurav Gogoi to Pakistan. The visa was given at the request of Ministry of Interior, and he stayed 10 days there. Now, how a MP from India can be invited by Ministry of Interior, and in how he spent that 10 days in Pakistan? These are the questions we have asked. असम सीएम के इन आरोपों पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के जवाब भी फौरन आया। गौरव गोगोई ने हेमंता बिस्वा शर्मा के आरोपों को सिरे से नकारा। मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फ्लॉप बताया। साथ ही पूछा कि हेमंता ने असम में 4000 एकड़ जमीन कैसे हासिल की। ये फ्लॉप हो मोर कथा तो अलग मिसा हल
ফ্লপ নহয়, এইটো ছুপাৰ ফ্লপ। এইটো ছুপাৰ ফ্লপ। তেওঁ যে 10 ছেপ্টেম্বৰত যিখিনি কথা যে ক'বলৈ বিচাৰিছিল, সাংবাদিকসকলক 10 ছেপ্টেম্বৰত মাতি আনিবলৈ বিচাৰিছিল, পিছত 6 মাহ ৰৈ থাকিলে, শুই থাকিলে। ইমানে যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ, তো 6 মাহ কি কৰি আছিলে? 6 মাহ ফাইলৰ ওপৰত কিয় শুই আছিল? এতিয়া নিৰ্বাচন কাষ চাপিছে, দেখিছে যে আমি তেওঁলোকৰ 12,000 বিঘাৰ মাটি কথাবোৰ ওলাইছোঁ। সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা চাই অসমৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে। ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে, ৰাইজে নতুন বৰ অসম চাবলৈ বিচাৰে। সেইকাৰণে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ 2 মাহ আগত যি কথা 6 মাহ আগত ক'ব লাগি আছিল বা ৰিপৰ্টটো মুকলি কৰিব লাগিছিল বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিব লাগিছিল, আজি তেওঁ 6 মাহ একোৱে নকৰিলে। তাৰমানে তেওঁ নিজে কনভিন্স নহয়, বা চৰকাৰকো কনভিন্স কৰিব পৰা নাই, সাংবাদিকসকলক কনভিন্স কৰিব পৰা নাই। এটা সুपर फ्लॉप। दोनों ओर से आरोप के ये बयान तब चल रहे हैं जब इसी साल असम में चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन वाले आरोपों पर सियासी गलियारा तपने लगा है। अब सवाल है कि असम सीएम ने गौरव गोगोई पर जो आरोप लगाए हैं उसकी सच्चाई क्या है, हिमंता बिस्वा शर्मा के दावों का आधार क्या है, और सवाल ये भी कि मामला गृह मंत्रालय पहुंच गया है तो आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी, सबसे पहले आप ही से मैं जवाब ले लेती हूं। अभी जो कांग्रेस के सांसद है गौरव गोगोई, उनकी प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनवाई कि ठीक 6 महीने बाद अचानक से ये क्यों याद आता है। राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा इतना अहम है, लेकिन चुनाव से जोड़कर उसको देखा जा रहा है। देखिए सोनल जी, 6 महीने के बाद या पहले इस तरह के वक्तव्य आना, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू तो ये है कि एक सांसद जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का काम कर रहा है, जो एक सांसद जो एक ब्रिटिश नागरिक के साथ शादी करके और अपने देश से यहाँ पे रहते हुए चुनाव प्रचार कराना, 9 बार पाकिस्तान विजिट कराना, ब्रिटिश नागरिक से शादी करना गद्दारी है? नहीं, अब शादी करना बिल्कुल गद्दारी नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत उनको भारत की नागरिकता लेनी होती है। और 8 साल हो गए थे शादी के बाद, फिर भी उन्होंने नागरिकता नहीं ली। उसके बाद नागरिकता लिया उन्होंने। ये जानकारी मैं आपको दे दूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है। तो निश्चित रूप से अगर आप इस देश में आना चाहते हैं, कोई भी आ सकता है, वेलकम है। लेकिन आप भारत के शत्रु देश के एनजीओ के साथ आप काम कर रही हैं और वहां की सैलरी ले रही हैं, और वो भी उनके कहने पे जो अली तौकीर शेख जो है, वो पूर्व उच्चायुक्त, तत्कालीन उच्चायुक्त थे वहां पे, उनके जो है प्रभावित जो एनजीओ में काम करना और भारत के पॉलिटिकल अफेयर्स पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पीरियोडिकली, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है ना कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ करने का काम करते हैं। तो प्रश्न चिन्ह ये है, आप हम पहले चुनाव के पहले कर रहे हैं, चुनाव के बाद कर रहे हैं, उसका कोई चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं सोनल जी, क्योंकि आसाम की जनता जो है लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। उनको रोजगार के मुद्दे पे और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना है, उनको इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, जो ये मैटर पहले भी उठाया जा चुका है, तो निश्चित रूप से गौरव गोगोई को इसका प्रमाण देना पड़ेगा। और गौरव गोगोई वही है ना, इन्होंने अगर ये कह रहे हैं कि झूठ 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 तमाम तरह के ये बातें कह रहे हैं कि झूठ है, तो ये बता दीजिए कि 9 बार जिस तरह से आपने बयान दिया उसी तरह से उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई। अब तो मामला जांच का है, अब तो जो पाकिस्तानी कनेक्शन है उसकी जांच होगी, उसके बाद चीजें सामने आएंगी। इसमें गौरव गोगोई के प्रमाण की बात कहां से आ गई? ठीक है, मैं यश श्रीवास्तव से भी कमेंट ले लेती हूँ। यश, ये जो पूरा मामला है अभी निकलकर जो सामने आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अगर ये झूठ है, अगर इसमें कोई दम नहीं है, अगर आप इसे एक पॉलिटिकल अटैक मान रहे हैं, तो फिर आप इस झूठ के खिलाफ डेफेमेशन कब फाइल करेंगे? सवाल ये नहीं है एंकर महोदया कि हम डेफेमेशन फाइल करेंगे। सवाल ये है कि इस देश में मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति भी सत्तासीन हो सकता है, पदभार पे हो सकता है। ये बड़ी विचित्र बात है। आप किसी को मानसिक रूप से अस्थिर कह रहे हैं,
ये डेफेमेशन हाँ। केस आपके ऊपर भी बन सकता है। नहीं, अगर कोई अपने एक पहले- बड़ी सी कुर्सी पे बैठ के, एक तो आप मुझे बीच में टोक रही, मेरी लायबिलिटी मेरे तक रहने नहीं नहीं, दीजिए, आपकी मुझे बोलने लायबिलिटी दीजिए में मेरे आप समय। किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर नहीं कह सकते, आप अपनी बिल्कुल बात बोल कह सकता हूं सकते हैं। मैं। अगर कोई आप अपनी बात कह सकते हैं। एक बड़े एंकर महोदया, मैं मेरे समय में मेरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, आप मुझे मत बताइए। आपके समय में आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी में कितने मैं सशक्त हैं बिल्कुल ये भी आप देख बोलूंगा, और लीजिए। एक और बार बोलूंगा, जो व्यक्ति को ये नहीं मालूम हो कि पब्लिक में कैसे खड़े होना है, हर कहीं हर कुछ करने लगे। अब कहीं ये तो मैं वीडियो दिखाऊं, वो वीडियो एक कंपनी वाले भी मांग रहे थे, वो खुजली का ointment नेता बनाते हैं। प्रतिपक्ष का वीडियो ऐसा भी मेरे व्यक्ति, पास है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से अगर चैलेंज किया जाए तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में बोलने वाला कोई नहीं होता है। लोग डोनाल्ड ट्रंप को उसके मुंह पे बोलते हैं, लेकिन वो रोता नहीं है, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं है। जिसको डर है वो बातों से भटकाने के लिए यहाँ वहां की रोज कर रहे हैं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनको पब्लिक में खड़े होना भी नहीं आता है तमीज से, उन्होंने असम की जनता से सैकड़ों एकड़ जमीन लूटी है, हजारों एकड़ लूटी है, और अपने दोस्तों को भी बंटवाई है। उनके नहीं, नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, उनको बंटवाई है। तो उस सब से बचने के लिए, आते चुनाव के लिए और अपनी तमाम वाहियात हरकतों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये नया चालू किया है। स्पष्ट सवाल ये होता है कि यदि इस देश में एक व्यक्ति, जिसके ऊपर आप कई साल पुराना मामला लेके बैठे हुए हैं, वो एक सांसद बन जाते हैं, चुन के, जनता के वोट से चुने जाते हैं और जीत जाते हैं, तो उस समय चुनावी प्रक्रिया के समय चुनाव आयोग और तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या ताली बजा रही थी, क्या कर रही थी? सवाल ये नहीं है एंकर महोदया, सवाल ये है कि असम की जमीन जो लूटी गई है उसके खिलाफ बोलने वालों के साथ ये व्यवहार करने की आजादी एक सत्तारूढ़ दल को कैसे मिली? कुछ भी बोल देंगे आप। कल हिमंता बिस्वा एक बंदूक तान के खड़े हुए थे, बीजेपी वाले मीम फैला रहे थे, क्या उस पर मीडिया ने कॉल आउट किया कि इस तरह का मीम आप नहीं बना सकते? नहीं, ये कौन भी होता है हिमंता दुर्भाग्यपूर्ण बिस्वा है। शर्मा? मैं अपने शो में ये बात कह रही हूँ, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं तो होनी चाहिए? सुनिए, आप सोनल जी, आप ऐसी लायबिलिटी रत्नाकर सिंह जी के माध्यम से वहां तक पहुंचाइए कि इस तरह की हरकतें भारत के लेकिन संविधान के आज खिलाफ हैं। डिबेट में किसी और विषय पर कर रही हूँ ना यश श्रीवास्तव, तो फिर मुझे भी मत टोकिए, मुझे भी मत टोकिए। मैं ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल मानसिक रूप से असंतुलित कह सकता हूं जिसकी हरकतें ऐसी हों, जिसको सीएम बनने के बाद भी बच्चों जैसे मीम बनवाने हो खुद के, उसकी मानसिक क्षमताओं पर सवाल उठाना इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। ये हरकतें, पता नहीं कितनी उम्र है उनकी, ये 15 साल के बच्चों जैसे बंदूक तान के खड़े हो गए, मीम बनवा रहे हैं, ये हरकतें एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की कैसे माना जाए कि परिपक्व और मैच्योर आदमी है? ठीक है हिमांशु भट्ट जी, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आएंगे हम देखेंगे कि जो एलिगेशंस हैं उनको एक पॉलिटिकल वेपनाइजेशन उनका धीरे धीरे हो रहा है और ये साफ तौर पर दिख रहा है, और अब समय जैसे जैसे नजदीक आएगा चुनाव का ये और ज्यादा दिखेगा। नहीं, ये तो दिखेगा ना। ये देखिए, अभी आपने पिछले 5-7 मिनट में देख लिया दोनों पक्ष से क्या बात कर रही है। ये कह रहे हैं मानसिक रूप से असंतुलित है। अभी क्या कहे जो जलेबी की फैक्ट्रियां लगाते हैं उनको? देखिए, ये भी कोई कह सकता है। जब चुनाव नजदीक आते हैं ना, तब ये सब बातें होने लगती है। मगर मूल बात जो है ना, वो मूल बात ये है कि असम के चुनाव में प्रस्तुत रहने के लिए राजकीय पक्षों को अपनी सिद्धहस्तता पुरवार करनी पड़ती है सोनल जी। और पिछले 2024 के बाद से जो हश्र हमारे यहाँ विपक्ष का हो रहा है ना, उसके बाद वो विपक्ष को पता नहीं चलता सही मुद्दा क्या है, सही मुद्दा क्या नहीं है। देखो, 35 साल मैंने पत्रकारिता में तो गुजारा। अभी भाई साहब कहेंगे कहाँ के पत्रकार है, ये भी कहेंगे, ये भी इनका हक है, मैं उससे भी कोई परहेज नहीं करता। मगर इश्यू कहां आता है कि रिपीटेडली हर एक जगह पे जब जनता आपको नकारती है, जैसे आप कह रहे थे कि चुन के सांसद हुए, माशाअल्लाह सर आंखों पर चुन के सांसद हो गए, मगर वही जनता ने आपको महाराष्ट्र में नकारा, हरियाणा में नकारा, दिल्ली में नकारा, बिहार में नकारा, फिर भी आप नहीं समझेंगे और एक की एक बात तूती चलाते रहेंगे। ये इंसान है हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता, मगर उनका वो वीडियो मैंने देखा था कि मैंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय कब लिया।
जब मुझे कुत्ते वाले बिस्किट खिलाए गए। लेकिन हिमांशु ये भट्ट हकीकत जी, है। इस वीडियो तो के ये साथ साथ वीडियो चुनाव हमें में वो भी और देखना राजकारण में चाहिए, ये चलता ही रहेगा। वीडियो हमें वो भी देखना चाहिए जिस पर मीम्स बन रहे हैं, जिस पर वो बंदूक लेकर खड़े नहीं, हैं और मैं वो मना नहीं सामने कर कहाँ रहा। निशाना लगा रहे हैं, ये भी इस मैं पर भी मना हमें नहीं बात कर करनी रहा। चाहिए। ठीक है सैयद जवाद साहब, ये जो अभी जिस तरीके का सिनेरियो है, चुनाव आते आते हम देखेंगे कि बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि कई बार जो जनता के मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं, और जब आप इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप में फंस जाते हैं तो फिर एक नासमझी जैसा माहौल पैदा हो जाता है कि आखिरकार जो आम जनता है उसका क्या कसूर है। भाई आप बिना फैक्ट के कोई बात कहें या वो जांच का विषय है, लेकिन अब आगे आगे जनता इस मामले में ज्यादा कंफ्यूज दिखाई देती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए क्या है, असम के अंदर की जो राजनीति है और जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर हिमंता बिश्व शर्मा और मौजूदा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, और सत्ता हमेशा ध्रुवीकरण के मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट हो चुकी है कि ध्रुवीकरण के मुद्दों से ही सत्ता में आया जा सकता है, और उनका टेस्टेड और ट्रस्टेड फार्मूला है और कोई रोक टोक नहीं है। चाहे आप देखें सोशल हो गए, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड दी जस्टिस सिस्टम ऑफ दिस कंट्री जिस तरीके से कोलैप्स कर रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। हिमंता बिश्व शर्मा जो चाह रहे कर रहे हैं, होड़ लगी हुई भारतीय जनता पार्टी में कि सबसे घटिया, सबसे देश को शर्मिंदा करने वाला बयान कौन देगा, तो मुझे लगता है उसमें बाजी जो है, नंबर 1 पोजीशन जो है इस वक्त हिमंता बिश्व शर्मा की आ गई है, और हिमंता बिश्व शर्मा ने सारे नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को और भारतीय जनता पार्टी के जो दीगर बड़े नेता कहलाते हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया है। जिस तरीके की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके की वो कृत्य करते हैं, ये नजीरें कहीं देखने को नहीं मिलती। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर संविधान की शपथ लेता है और इस तरीके की बयानबाजी करता है, वो तो अपनी ही सरकार को शर्मिंदा करवाने में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लगे हो। और ये बात यहां तक नहीं होगी कि आप देखिएगा विश्व पटल के ऊपर भी ये रखा जाएगा किस तरीके से हिमंता बिश्व शर्मा कौन सी भाषा का या कौन से कृत्य का प्रयोग करते हैं, ना कि सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों के लिए, सबके अपने प्रदेश। लेकिन अब तो मामला एसआईटी तक पहुंच गया है ना, ये तो जांच का विषय है अब कि इस जांच में अब आगे क्या निकलकर सामने आएगा। जांच का विषय है, बिल्कुल जांच कौन करवाएगा? केंद्र में बैठी हुई सरकारें तो करवाएंगी। केंद्र में सरकार किसकी है? गृह मंत्री के सबसे चहीते लोगों में से अगर मैं कहूं इस वक्त तो वह हिमंता बिश्व शर्मा है। गृह मंत्रालय के अंडर में सारी जांच एजेंसियां आती हैं, और उनको इसीलिए ही लेकर के आया गया था कि जिस तरीके से उनके ऊपर केसेस हैं, जिनके ऊपर खुद आप गृह मंत्री ने सवाल उठाए थे, उनके ऊपर ही कितने करोड़ के घोटालेबाज हैं, कौन सी फाइल इनकी दबी हुई है, और इसी बुनियाद पर आए थे ना भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और आज भी उन केसेस की बात, ठीक है रत्नाकर सिंह जी, ठीक है जस्ट गिव मी अ सेकंड। आज भी अब बात नहीं करते आदरणीय गृह मंत्री जी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने ही, अमित शाह साहब ने ही आरोप लगाए थे हिमंता बिश्व शर्मा के ऊपर कि बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। उन जांच का क्या हुआ अभी तक? और जिस तरीके, मुझे तो हैरत है इस देश के अंदर न्यायाधीशों से कि ऐसे बंदे के खिलाफ सो मोटो लेकर के इनको तुरंत जो है बर्खास्त करना चाहिए और इनके ऊपर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, ये तो उल्टा आप ही पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तो 1 मिनट मुझे सोनल जी बोलने का मौका दीजिएगा, दोनों पक्षों का मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे कि वो तो चुने हुए सांसद हैं, फिर कैसे चुन के आ गए। शायद इनकी जानकारी थोड़ी सी मैं पुख्ता करना चाहता हूँ कि ये घटना जो है ना उनके पाकिस्तान जाने की, वो 2015 की, और वो सांसद चुन के बतौर 2014 में ही आए। तो 2014 के बाद 2015 में वो 10 से 15 दिन का उनका प्रोग्राम था, और बिना किसी अनुमति, नहीं गृह मंत्रालय से अनुमति, ना ही सभापति, लोकसभा के सभापति से अनुमति, ना ही संबंधित किसी भी विभाग से अनुमति लिए बिना 40 से 50 लोगों को, डेलीगेशंस को लेकर के ये पाकिस्तान गए। किस आधार पे गए, क्यों गए, क्या वहां पे प्रूफ करना चाहते थे? ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है जिसको हेमंत बिश्व शर्मा उजागर करना चाहते हैं। और देखिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की मामला आता है तो ये उसको कितनी सफाई से सैयद भाई बोल रहे हैं
कि ये तुष्टि ध्रुवीकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भाई अगर गौरव गोगोई अगर गोगोई जी आसाम से संबंधित है और सेकंड आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू हिम। ठीक है सही जवाब मैं आऊंगी। मैं बोल लूं जी, प्लीज अपनी बात कहिए। अगर गौरव गोगोई जी आसाम से संबंध रखते हैं तो निश्चित रूप से आसाम के मुख्यमंत्री अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई मसला है तो उसको उठाने में, लेकिन मुझे एक बात रत्नाकर सिंह जी समझ में नहीं आती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि बिना जांच के हम कैसे आरोपी बना देते हैं। जांच का विषय है, जांच होगा, लेकिन उसके पहले ही आप 3 तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर चिपका देते हैं और कहते हैं कि ये तीनों आरोपी हैं। अरे भाई, इसका थोड़ा समय तो दीजिए ना। मुझे लगता है कि जो एक रूटीन डिप्लोमेसी है या एक जो सस्पिशियस कॉन्टैक्ट हैं, उसमें एक फर्क तो हमें समझ में आना चाहिए ना। ऐसे तो फिर दिल्ली के आधे नेता सस्पेक्ट हो जाएंगे। देखिए सोनल जी, आग वहीं लगती है जहां पे धुआं हो। ये सारे जो तथ्य जो भारतीय जनता पार्टी ने तस्वीरों के साथ, प्रूफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, ये सारे तथ्य जो है वो अपने आप में साबित करते हैं कि गौरव गोगोई जी की पत्नी 9 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी हैं। गौरव गोगोई जी की पत्नी सुनिए तो, अरे पूरी बातें कोई भी समझ लेगा सच्चाई क्या है। पूरी बात कर लूं, फिर आप प्रश्न पूछिएगा। बहुत सारे तथ्य हैं कांग्रेस के बारे में बताने के और गौरव गोगोई के बारे में बताने के लिए। ब्रिटिश नागरिक होते, इनकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक थी। उसके बाद जब भारत में आई तो इन्होंने नागरिकता भारत की क्यों नहीं ली, और क्यों ये पाकिस्तान के एनजीओ से ये सैलरी लेने का काम किया इन्होंने। ये सारी परिस्थितियां अपने आप में बयां करती हैं कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और ये कौन लोग हैं? ये वही कांग्रेस के लोग हैं ना, जिनके राहुल गांधी वही भाषा बोलते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बोलता है। पाकिस्तान कहता है 5 जेट मार दिया गया, राहुल गांधी कहते हैं हाँ ठीक है यश श्रीवास्तव इस बात का जवाब देंगे। ठीक है मुझे 30 सेकंड और दीजिए प्लीज। सबका वक्त है ना सर, मेरे को सबको समय देना पड़ेगा जी। 10 सेकंड जी, देखिए सोनल 10 सेकंड जी। हाँ सैयद जवाद जी बोलिए जल्दी से। सोनल 10 सेकंड। तो फिर ये भी बता दीजिए कि इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कौन से ऑफिशियल दौरे पर गए थे नवाज शरीफ के यहाँ, मलियाबादी आम लेकर के, शॉल लेकर के, और किस किस से वहां पर मुलाकात हुई। आज भी फोटो सार्वजनिक नहीं करे गए। किस किस से नवाज शरीफ के यहाँ मुलाकात हुई, क्या वो ऑफिशियल दौरा था, ये भी बता दीजिए। फिर बताइए मुझे कि बगैर क्लियरेंस मैं आपके सवालों का जवाब रत्नाकर सिंह जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले यश श्रीवास्तव जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी देखिए, अभी रत्नाकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा बिना आग के धुआं नहीं उठता, तस्वीरें हैं, ये है वो है। तो मैं 2014 की नहीं रत्नाकर जी, मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा था। यदि ये सब जानते हुए भी आपने गौरव गोगोई जी को चुनाव पर्चा भरने दिया, वो सांसद भी बन गए, तो ये आपके पूरे तंत्र पर सवाल है। आप लोग सरकार में बैठ के क्या ताली बजा रहे हैं ये आप लोग जाने। देश की जनता तो इसको शक की नजर से देखेगी कि अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग बराबर लिप्त हैं। आमतौर पे जब किसी भी इस तरह के मामले में कोई बड़ी जांच होती है तो अक्सर मीडिया में खबर दी जाती है कि देखिए बड़ा खुलासा, हमने तो भैया पकड़ लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मीडिया के बैकग्राउंड में बम फूटना चालू हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि असली आग कहीं और लगी है। असली आग है हिमंता बिस्वा शर्मा की इल्लीगल लैंड ग्रैबिंग के केसेस, उनका वो लुइस बर्जर का स्कैम जिसके चक्कर में वो बीजेपी में गए। बिस्किट सब बहाना है, पता नहीं कब बिस्किट हुआ था और उन्होंने कब भाजपा ज्वाइन करी थी। ऐसा थोड़ी होता है कि मैंने साल भर पहले किसी को कुछ कह दिया और उसने साल भर बाद चिड़ियाघर में जाके देखा कि मैंने कौन से जानवर की उपमा दी थी तो वो मुझसे लड़ने आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। असली जो आग है जिसका धुआं उठ रहा है वो है एप्स्टाइन फाइल्स, जो है इस देश के बजट के साथ कॉम्प्रोमाइज, ट्रंप का हमारे देश की नीतियों को निर्धारित करना। लेकिन उस आग पर आवाज आप उठाइए ना। आप ऑपोजिशन है, आपका फर्ज बनता है आप उस आग पर आवाज उठाइए। तो हम वही तो कर रहे हैं। हाँ। हम आपको वही बता रहे हैं कि गौरव गोगोई जी के मामले में एक दिन पहले हिमंता बिस्वा शर्मा वो वाहियात मीम बनाते हैं जिसकी तुलना कार्टून से भी करना कार्टून की बेइज्जती। हिमंता बिस्वा की हरकतें सीएम जैसी तो है ही नहीं। और एक दिन बाद जब वो कॉर्नर हो जाते हैं, जब सब तरफ से वो घिर जाते हैं, उनके पुराने घपलों के बारे में लोगों को याद आने लगता है, चुनाव आने वाला है कुछ समय बाद, तो फिर ये चालू हो जाता है। इससे ज्यादा स्पष्ट पैटर्न इस देश में हुआ ही नहीं है पिछले 12 साल में।
आप हर चुनाव के समय देख लीजिए, किसी का पाकिस्तान कनेक्शन, किसी का कोई कनेक्शन, अपना खुद का जो एप्स्टाइन कनेक्शन है उसके बारे में बात करने को कोई तैयार नहीं, भाग जाते हैं। जनरल नरवणे की किताब देने आ रहे थे तो मोदी जी संसद आने कोई तैयार नहीं हुए। ठीक है। इन सब बातों को देश को समझना पड़ेगा। ये एक ही पैटर्न का रियलिटी शो इस देश को बना दिया गया है, जहां हर क्रूशियल मोमेंट पे एक इस तरह का टेंजेंट निकल के आ जाता है और लोग असली बात भूल जाते हैं। असम की जनता को और देश को इस समय असली बातें याद रखने की सख्त जरूरत है। ठीक है। हिमांशु भट्ट जी, जिस तरीके से अभी ये जो राजनीति चल रही है, ये जितने भी वीआईपी कॉन्टैक्ट है अब सारे सस्पेक्ट दिखने लगे हैं, और इस पर मैं दोनों ही पार्टियों को कहूंगी कि दोनों ही अपने अपने तरीके से बुना रहे हैं इस बात को। देखिए, 2-3 बातों का मैं पहले स्पष्टीकरण दे दूं 10-15 सेकंड में। ये वास्तविकता है कि कांग्रेस का जनाधार एक वक्त पे 34 से 36% राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करता था, आज घट के 20 से भी नीचे आ चुका है। ये एक हकीकत है, उसे कोई झुटलाएगा नहीं। आप अपनी बात कीजिए, कांग्रेस के नाम पे रोइए मत। नहीं, बेवकूफी से नहीं बैठे हम, कोई फर्क नहीं है आप में और एक रैंडम वोट से पंगल नहीं। क्या बकवास हो रही है? गौरव गोगोई पर आरोप है या कांग्रेस की जमीन की बात हो रही है? अरे आपके पास जवाब नहीं है तो आप कुछ भी चालू कर देंगे। जो हकीकतें हैं वो बतानी हकीकत कुछ नहीं है, सब व्हाट्सएप है और आप उसको पकड़ के बुलाते हैं। हकीकत तो जांच में सामने आएगी ना। गोगोई की है ही नहीं, हकीकत जांच में सामने आएगी। लाखों खींचे हुए लोग ठीक है, गौरव गोगोई की जहर फैलाते हैं समाज में। ठीक है भाई, अब आपस में आप क्यों लड़ने लगे? पीढ़ी को बर्बाद कर रखा है आप लोगों ने। ठीक है। इनको भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है। यश श्रीवास्तव जी, आपको बीच में नहीं रोका तो ये भी अपनी बात करेंगे। मैंने जरा भी नहीं रोका, ये भाई साहब बहुत एहसान किया। मैंने सीधा बताया जो हकीकत है। 34-36 से घट के 20% के नीचे आ गया है। दूसरी बात, ये इलीगल लैंड ग्रैबिंग की बात नहीं है, ये गौरव गोगोई और उनकी पत्नी की बात नहीं है। ये बात है असम के अंदर घुसाए हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों की। पूरी डेमोग्राफी को एक राजकीय पक्ष ने अपने तरीके से सेट करके बदलने की कोशिश की। ये नहीं समझना होगा हिमांशु भट्ट जी कि बिना तथ्य के अगर आप कोई बात कह रहे हैं, बिना फैक्ट के अगर आप कोई बात कह रहे हैं, हाँ, तो अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो कोई सब्सटेंशियल बात होनी चाहिए। घुसपैठिया रोते हुए 12 साल हो गए। 40 मिनट से घुसखोर 12 साल हो गए इनको घुसपैठिया रोते हुए, आज तक घुसपैठिया नहीं निकाल पाए। शर्म नहीं आती इन लोगों को। जहाँ पर लोगों को पेट में दुखता है वो ये दुखता है कि हमने सरहद पार से लाके लोगों को बसाया था, वो हमारे वोटर थे, और अब हैरानी होती है कि आप लोग इस तरीके से कॉमन सेंस के दुश्मन बने हुए, तो उनको तकलीफ होती है। क्योंकि मैं वो नहीं था कि जो दिल्ली में जाके अब्दुल बासित को पाकिस्तानी उच्चालय में मिल के आया था। मैं तो नहीं था, कम से कम मैं वो भी नहीं था कि जो 9 बारी पाकिस्तान का दौरा करके आया था। मुझे तो वीजा ही नहीं देते वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब जांच हो रही है तब सबकी जांच होगी। हाँ, ये कह सकते हो आप, क्योंकि आप चुनाव आ रहे हैं तो दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों को उछाल दे। मगर यहीं पर मेरा सवाल है कि हकीकत ये भी है कि 2024 के अंदर प्रजा ने शायद एक भूल की, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। ठीक है, मगर उसके बाद एक भी चुनाव ऐसा नहीं आया जहां पर विपक्ष की करारी हार नहीं हुई। ठीक है, सैयद जवाद जी, जिस तरीके से एक मिनट एंकर महोदय ये कह रहे हैं कि 24 में जनता ने भूल की थी, इसका मतलब है कि ये निष्पक्ष नहीं है। अगर इनकी चहेती पार्ट सुनिए, व्हाट्सएप अंकल, आप पत्रकार नहीं हैं, आप व्हाट्सएप अंकल हैं। मैं आपको बात कुछ नहीं बता रहे हैं, आंकड़े से आप चोरी से बता रहे हैं। वोट चोरी नहीं मालूम है आपको? मैं बात रखने का मंच दे रही हूं, मैं निष्पक्षता तय करने के लिए नहीं बैठी हूं यहाँ। और हम तय करेंगे, आप नहीं, मैं आपसे नहीं करवा रहा, मैं बता रहा हूँ ये व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें जीते भाई साहब? महाराष्ट्र में चोरी हुई है, ये आपको भी मालूम है अंकल। विधानसभा में कितनी जीते? ठीक है, आप बता दीजिए, आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? आप लड़ रहे हैं चुनाव? आप न्यूज स्टूडियो में आके डिबेट करते हो, ग्राउंड पे जाके काम नहीं करते, और आप कुछ नहीं करते। आप मोबाइल पे अंगूठा चलाते हो और जहर उगलते हो। आपने अपने आसपास के बच्चों का दिमाग खराब कर रखा है। आप मोहल्ले में निकलते हो तो जहर फैलाते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो। प्लीज
आप हरियाणा सोसाइटी जैसे की राज्य मीटिंग बिहार में जाओगे। खतरनाक अंकल नाम से सेव्ड हो गए लोगों के। नहीं अरे प्लीज, ये भाई, एक दूसरे कुछ की भी हो। ग्रेस रखिएगा प्लीज, सम्मान बना रहे। एक एक थिन लाइन होती है आर्ग्यूमेंट्स के बीच में, पक्ष विपक्ष के बीच में एक सम्मान की रेखा होती है, वो हम सबको समझनी होगी ना। यश नहीं तो ये कैसे कह रहे हैं कि गलती है? नहीं, इनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, इनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है जो ये सोचते हैं। ठीक है, नहीं आ रही आपको बात हो रही है यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की। नहीं प्लीज बिहेव, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे प्लीज। ठीक है सैयद जवाद जी, अगर एसआईटी तक मामला चला गया है तो हम जांच तक, हमें लगता नहीं कि हमें इस तरीके के माहौल से थोड़ा सा छुटकारा चाहिए? एक बार सवाल अपना फिर से रिपीट करिए। मैं कह रही हूँ एसआईटी तक मामला अगर चला गया है तो इस तरीके के माहौल से थोड़े दिन छुटकारा चाहिए। हो सकता है जांच में क्या निकलकर सामने आएगा वो बीजेपी के पक्ष में होगा या कांग्रेस के पक्ष में होगा, ये तो समय बताएगा ना। नहीं देखिए, अब जांचों के ऊपर और केंद्रीय जो हमारे देश की एजेंसीज हैं उनके ऊपर एक विशेष मानसिकता के लोगों को कब्जा है। हम भी जान रहे हैं, आप भी जानते हैं, और किस तरीके से क्या हो रहा है उसकी नजीर पूरे विश्व में डंका पिट रहा है हमारा। और डंका पिटते पिटते अब डंका किसी फटने जा रहा है, और जो फटेगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो यही फिर लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आपने नेशनल सिक्योरिटी की बात करी साहब, बहुत अच्छा सवाल है, और नेशनल सिक्योरिटी होना चाहिए तो फिर इस चीज का भी तो जवाब होना चाहिए कि जब हमारे देश के अंदर पठानकोट होता है तो कौन लोग आईएसआई को बुलाते हैं अपनी, क्यों जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चाइना के अंदर मीटिंग करने? भारतीय जनता पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके कई बड़े नेता, संघ के नेता चाइना से क्या मीटिंग करके आए थे और क्या बातचीत हुई थी? आज तक सार्वजनिक नहीं करा। चाइनीज को अपने कार्यालय में बुला करके जो बातें होती हैं वो आज तक सार्वजनिक नहीं करी गई कि क्या बातें हो रही हैं। गलवान के अंदर जो हुआ, नरवाड़े साहब की किताब को कोट करना चाह रहे थे, क्यों डर रहे थे? क्या ऐसी बात निकल के आ जाती? सबको पता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी पता है क्या हुआ। कहां चली गई थी नेशनल सिक्योरिटी हमारे देश की? क्या कर रहे थे हमारे गृह मंत्री? और जाकर के स्टेटमेंट देते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। क्या हुआ हमारे देश के अंदर? ठीक है, ये सवाल जब हम पूछते हैं, एक सेकंड रुकिए, तो जब हम ये सवाल उठाते हैं, सवाल पूछते हैं तो हम ही देशद्रोही हो जाते हैं। सवाल तो सदन के अंदर विपक्ष करना चाह रहा था ना, तो सदन के अंदर आते डर रहे हैं, नई कहानी लेकर के आए कि उनकी जान को खतरा है। अरे नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ महिला सांसदों से डर जाते हैं और कहते हैं उनकी जान को खतरा था। वो ठीक है रत्नाकर सिंह जी, ठीक है ये सवाल खुद ठीक है सैयद जवाद जी, ओके हो गया, ठीक है। सवाल सरकार सोनल जी, पर है। सोनल जी, ठीक है, अपनी बात रखिए प्लीज। ओके हो गया सैयद जवाद जी, प्लीज अभी इनको बोलने दीजिए। सोनल जी, इस तरह के बचकाना आरोप लगाने से पहले मेरे मित्र सैयद जवाद भाई को पुलवामा और पुलवामा और पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने क्या किया ये याद कर लेना चाहिए। तो थोड़ा इनको याद कर लेना चाहिए था कि ये वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। ये डोजियर नहीं देता है, ये डोज देता है। क्या डोज देता है? और हमने पहलगाम हमले के बाद भी और पुलवामा हमले के बाद भी हमने जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर उंगली उठाई है, हमला किया है आतंकियों के सहारे, हमने उसका पूरा जवाब दिया है। बजाते रहोगे भाई साहब चुप रहो, आप बस चुप रहो। सुनो, आपने आरोप लगा लिया, आरोप लगा लिया, आप चुप रहो। हम कहता खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे। ये बचकानी हरकतें और बचकानी बातें कोई गंभीरता नहीं दिखाती। आपने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब ले लो, मैं बात कर लूं या इनको ही बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन बिना जांच के हेमंत बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं वो बात बचकाना इनको भी लग सकती है। अपनी बातें पूरी कर लूं सोनल जी। तो मैंने भाई साहब के बीच में बोला नहीं, चाहता तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन इनकी गंभीरता मैं समझ गया। बचकानी आरोप लगा करके और बीच बीच में डिस्टर्ब करना इनकी गंभीरता है। सुन लीजिए सैयद जवाद जी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपके आरोपों का मैं जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे बैठ करके। अगर एक बात आपके अंदर धैर्य है तो सुनने का भी मद्दा रखिए ना। आपकी बात को पूरा ध्यान से सुना है इन्होंने, अब आप भी सुन लीजिए, हो सकता है कोई जवाब मिल जाए आपको। नहीं, उम्मीद नहीं हमें जवाब की। हाँ, नहीं उम्मीद है तो अपना म्यूट कर लीजिए माइक।
ठीक है, प्लीज बोलिए रत्नाकर सिंह जी, वक्त खराब नहीं करेंगे प्लीज। जनता को सुनने दीजिए। सदन में करते ही माइक म्यूट और आप अपने कर लीजिए ना म्यूट। सोनल जी, अगर ऐसे डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट, सैयद जवाद जी प्लीज, एक तो देश को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स हैं, और कुछ ऐसे बैठ के आकर चैनल पे हम लोगों को पैनलिस्ट को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स हैं जो बोलने नहीं देते बीच में। ठीक है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं ठीक है सैयद जवाद जी प्लीज, ठीक है, आप रत्नाकर सिंह जी अपनी बात कहिए, एक एक करके बोलेंगे प्लीज। ये हंसी जो है ना, ये दर्शाती है कि आप लोगों को देश से, आप लोग राष्ट्रवादी नहीं हो, आप लोग नमाजवादी हो, ये दर्शाती है ये चीज। नहीं रत्नाकर सिंह जी यहाँ मैं आपको टोकूंगी, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। नहीं, राष्ट्रवाद की परिभाषा आप तय नहीं करेंगे। राष्ट्रवाद किसके लिए क्या है ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, ठीक है। चिढ़ गए सवालों से, घबरा क्यों रहे सवालों से? अरे जवाब सुनने का मुद्दा नहीं है तुम्हारे पास जवाब सुनने का मुद्दा नहीं है, इसलिए बीच में टीका टिप्पणी ओछी आरोप लगाते हो, ओछी बातें करते हो। सैयद जवाद जी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। ठीक है, जहां आपत्ति थी मैंने रोका है, मैंने टोका है, ये मेरा काम है। ठीक है रत्नाकर सिंह जी अपनी बात रखिए। नमाजवादी हो, नमाजवादी। नहीं, आप फिर से वही बात कह रहे हैं जो आपत्तिजनक है। रत्नाकर सिंह जी आप फिर से वही बात कह रहे हैं जो आपत्तिजनक है। मैडम ये जो व्यक्तिगत अगर टीका टिप्पणी करेंगे तो मैं इनको जैसे का तैसा जवाब दूंगा। नहीं, फिर आप में और इनमें फर्क क्या रहेगा? नहीं, आप में और इनमें फर्क क्या रहेगा? फिर अगर आप इसी लेवल पर बात करेंगे तो फिर फर्क कहाँ रहेगा? मैं अपनी बातें रख लूं। ठीक है सैयद जवाद जी प्लीज, ठीक है रत्नाकर सिंह जी जल्दी से बोलिए। कम से कम 30-40 सेकंड दीजिएगा मैडम मुझे अपनी बातों को रखने। हाँ रखिए प्लीज, अपनी बात रखिए। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे, और देखिए कांग्रेस का चरित्र जो है ना हमेशा से देखा गया है सोनल जी, कि इन्होंने पाकिस्तान की भाषा बोली है और पाकिस्तान के हित में बात किया है। अब मैं कुछ उदाहरण भी आपको कोट कर देता हूँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इनके ही ये ओवरसीज के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा जी। सैम पित्रोदा जी से जब पूछा गया कि आपको कहाँ पे घर की तरह महसूस होता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान में घर की तरह महसूस होता है। और यही कांग्रेस है जो इनके एक नेता हैं सैफुद्दीन, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं। पहलगाम हमले के बाद वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान कहता है कि इस हमले में उसका हाथ नहीं है तो हमें मान लेना चाहिए। ये तो है कांग्रेस का चरित्र। और देखिए ये वही कांग्रेस है जो 26/11 में मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान को फंड देती है, 215 करोड़ उनको मदद करती है, जिसमें हमारे 150 जवान मारे गए। उनका कोई क्षोभ नहीं है, इनको कोई खेद नहीं है, लेकिन ये मदद जरूर करेंगे पाकिस्तान की। 215 करोड़ इन्होंने दिया पाकिस्तान को, और ये इनके और ये तत्कालीन विदेश मंत्री ने बताया, और हजारों टन जो है वो राशन इन्होंने दिया। ये चरित्र दर्शाता है अपने आप में कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। यासीन मलिक आपको याद होगा सोनल जी, यासीन मलिक वही है जो, लेकिन बड़ी गजब की बात है, बड़ी गजब की बात है, यहाँ मामला राष्ट्र सुरक्षा का है, लेकिन वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाता है, और फिर आप कहते हैं कि राजनीति नहीं है, मामला राष्ट्र की सुरक्षा का है। तो ये बड़ा विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है। यश श्रीवास्तव जी धन्यवाद। देखिए, अगर पार्टियों के चरित्र की बात होगी तो हमें याद रखना पड़ेगा कि किसी जमाने में एक बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी एक महिला हुआ करती थी। उनको पकड़ने वालों में से एक व्यक्ति शहीद हेमंत करकरे, वो शहीद हुए 26/11 के समय। उनको गाली देने, उनको शराब देने वाली महिला को इन लोगों ने सांसद बोल सकते हैं। ये प्रज्ञा ठाकुर को आरोपी नहीं बोल सकते हैं, कोर्ट का फैसला आ चुका है। कौन सी कोर्ट? कौन सी कोर्ट? न्यायालय का भरोसा है आपको? एनआईए कोर्ट, एनआईए कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट नहीं, एनआईए कोर्ट। रत्नाकर जी फैसला आ चुका है, सारे आरोपी बरी हो गए हैं, फिर आरोपी पर कह रहे हैं। नहीं, शर्म तो उसको आनी चाहिए जिसका नाम एप्स्टाइन फाइल्स में है। रत्नाकर जी, शर्म उसको आनी चाहिए, शर्म उसको आनी चाहिए। जिसको बरी कर दिया है उसको आप बड़े आरोपी बता रहे हैं। शर्म उसको आनी चाहिए जिसने अपने देश के बजट में तालिबान के लिए लगातार पैसा सैंक्शन किया। आतंक के खिलाफ काम करने के लिए उनको कहा गया था। अरे रहने दीजिए रत्नाकर जी, आप भी जानते हैं आप क्या कह रहे हैं, मैं भी जानता हूँ। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए एंकर महोदया, ये सब रटी घुटी बातें जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैं क्या बोलूंगा, रत्नाकर जी क्या बोलेंगे,
कोई और क्या बोलेगा, आप क्या बोलेंगी, ये सब हर बार होता है, सैकड़ों बार हो चुका है, मैं ही सैकड़ों बार कर चुका हूं, ये तो और पुराने लोग हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय देश की आर्थिक स्थिति, देश की राजनीतिक स्थिति, कूटनीतिक स्थिति, इनकी दुर्दशाओं से ध्यान भटकाना है। यदि इनको कार्रवाई करनी होती तो ये अब तक कर चुके होते गौरव गोगोई जी पे। इन्होंने कोई कार्रवाई ना की है, ना ये करेंगे। ये सिर्फ मीडिया में माहौल बनाएंगे, थोड़े दिन बाद कुछ नया हो जाएगा या हिमंता बिस्वा कोई नए मीम के लिए मशहूर हो जाएंगे। इस बात को देश को समझना पड़ेगा। आज की जरूरत है कि देश इस सरकार से सही सवाल करे, कैसे हमारी नीतियां ट्रंप निर्धारित कर रहा है, कैसे इस देश की सुरक्षा व्यवस्था पर इतने कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं। लेकिन यश श्रीवास्तव जी, जब भी ऐसा कोई मुद्दा आता है, आप बातों के रटाया होने की बात कह रहे हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है आपकी तरफ से भी बातें ऐसी यही आती हैं, यही मुद्दे आते हैं। मुझे ऐसा कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने अपने आप को इंक्लूड करके कहा। मैं जो कह रहा हूँ, मैं आपके सामने यही मुद्दे उठाऊंगा कि भाई एप्स्टीन फाइल्स है, ये है, वो है। ये यही कहेंगे कि भैया पुराना भारत, नया भारत। आप इस बात को समझिए कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो कोई हल्के मुद्दे नहीं है। जिन मुद्दों के बारे में अडानी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, जितने पैसे का वो मामला था अमेरिकी कोर्ट से, उसके 3 या 4 गुने पे सेटलमेंट होगा। नरेंद्र मोदी जी का नाम एप्स्टाइन फाइल्स में है। उससे बचाने के लिए ये बजट में ट्रंप के अनाउंसमेंट्स के सामने कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये ठीक वैसा ही है, ये ठीक ऐसा ही है श्रीवास्तव जी, जो हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए बयान आया है गौरव गोगोई को। उन्होंने कहा है जिस परसेप्शन पर आप काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ठीक वैसी बात आप भी कर रहे हैं। जब तक कोई फैक्ट हमारे सामने नहीं आते हैं तो बिना तथ्यों के हमें कुछ भी बोलने से परहेज करना चाहिए और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए एक दूसरे के सामने, तभी परिस्थितियां बदलेंगी। मुझे लगता है मैंने और पूरी दुनिया ने देखा है कि एप्स्टाइन फाइल्स में किसका नाम है, किसका नाम नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि 50 बार ट्रंप ने इस देश का मखौल उड़ाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं बोला है। 10 सेकंड पूरी दुनिया देख रही है। 10 सेकंड में जवाब दे देना। ठीक है, बहुत जल्दी से हिमांशु भट्ट जी के पास। जी। देखिए, ये कांग्रेस है, ये प्रोपेगेंडा फैलाने में बहुत माहिर है। आपको याद होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी तो किस तरह से देश में इन्होंने संसद को चलने नहीं दिया, पूरे देश में प्रोपेगेंडा फैलाया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी, वो हिंडनबर्ग कंपनी कहाँ चली गई? वो डब्बा में बंद होकर चली गई। उसी तरह से अब ये नया इनके पास झुंझुना पकड़ लिया एप्स्टाइन फाइल। अरे भाई, वो भी डब्बे में चले जाएंगे सारे लोग। तो इस तरह से देश की जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। आप हिंडनबर्ग में गुमराह ठीक है हिमांशु भट्ट जी, ठीक है, प्लीज अपनी बात रखिएगा सर। ओके, फाइल पे गुमराह करने की कोशिश। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, हिमांशु भट्ट जी प्लीज अपनी बात रखिए सर। गौरव जी, इसे पिछले 20 मिनट से जो मैंने देखा ना, वो हम पत्रकारिता की भाषा में सीवियर मेल्टडाउन कहते हैं। ये सीवियर मेल्टडाउन की असर और जो आप रोज करते हैं हिमांशु जी। नहीं, प्लीज डोंट इंटरप्ट प्लीज। एप्स्टीन फाइल्स में दुनिया के बहुत गणमान्य लोगों के नाम है और मोदी जी का नाम भी है। मोदी जी का नाम किसके साथ में है? इजरायली पीएम के साथ में। पेट में वहां दुखता है सर। अगर नोम चॉम्स्की का नाम भी है, उनकी पत्नी की तरफ से इतनी लंबी क्लैरिफिकेशन आ जाती है। अरे आप ये बताइए ना, आप ये बताइए कि फाइल्स में नाम होने का मतलब गुनहगार सिद्ध हो जाना है क्या? गुनहगार थोड़ी हो जाता है। वही तो मैं एक मिनट आप बता ये एक मिनट बहुत करेंगे महोदया। एप्स्टाइन फाइल्स किसी फिल्म का कास्ट नहीं है, किसी डॉक्टर की पर्ची नहीं है। एप्स्टाइन फाइल्स के बारे में गंभीरता अगर आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? बहुत डिटेल में बहुत लंबी चर्चा करना चाहती हूँ, लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है मेरे लिए। ठीक है। सुनिए व्हाट्सएप अंकल, आप भी रहने दीजिए। यश श्रीवास्तव जी प्लीज, आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा कमांड। मेरी लैंग्वेज बिल्कुल सही है। अगर ये बात में पेट में दर्द बोलेंगे तो मैं भी व्हाट्सएप अंकल बोलूंगा। ठीक है। पेट में दर्द क्या होता है? आपको हो रहा है पेट में दर्द? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो आपको नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ी फर्क पड़ेगा। अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उससे आपको क्या करना? आप तो चला रहे हो अपना। मुझे ऐसा लगता है कि भाषाई सभ्यता होनी चाहिए ना हमारी। आप जनरल नारवणे की अनपब्लिश्ड बुक है। सीधा साधा ग्रेजुएट हुआ बच्चा भी समझता है कि अनपब्लिश्ड चीज जो होती है वो ऑफिशियली बाहर नहीं लाते। तो फिर अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है हिमांशु जी? मतलब क्या होता है? अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? वो होती है जिसमें आप भी हैं। वो समझाइए आप समझाइए अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है इस देश में हजारों करोड़ रुपया लेके। क्या नहीं सुनाई देगा आपको व्हाट्सएप अंकल? नहीं सुनाई देगा प्लीज। अरे भैया, आप तो हमेशा से
अपने हाथ पैर तुड़वा के 2024 के बाद में ऐसी स्थिति में आज देश के अंदर आ गए हो। और आप जिस स्थिति में हो ना अंकल, ये हाथ पैर तुड़वाने की धमकी मत दो मुझे। ये 1-2 स्टेट बचे हैं, संभाल लो। अच्छा, और आपके जितने बचे हैं ना, आप कर लो अपना, मगर नहीं किया अभी तक आपने। आप जहाँ बैठे हो उसकी मरम्मत आने वाली है। क्या गोबर थाप और रखा है मेरा तो सीधा सवाल है, जहाँ पर ये बात होगी हाथ पैर तुड़वाने की धमकी दोगे आप? ट्रम्प से बीत चुके हो। मेरा किसने धमकी दी है आपको ये श्रीवास्तव? किसने धमकी दी है? बोल रहे हैं ना, हाथ पैर तुड़वाने की बात कर रहे हैं। चाइना में जाके क्या मसौदा, अरे चुप रहिए, व्हाट्सएप पर आपको नहीं झेलना, हमें बकवास कर रहे हैं आप। ठीक है, सही। अभी वो बकवास हो जाती है आप, बिल्कुल बकवास है, आपकी हर बात बकवास है, आप व्हाट्सएप पर जहर फैलाते हैं और कुछ नहीं करते आप। हकीकतों को आप सुन नहीं पाते। ठीक है, आप सुनाइए ना हकीकत। एक बिना पंजीकरण की संस्था कैसे चल रही है? उनको पूछते हैं आपके मालिक कौन है? ये आप तो बता आप दीजिए कौन मालिक है, हमें नहीं पता। हम इतनी सारी कहानियां नहीं रटते, हम इतनी सारी कहानियां रट के नहीं बैठते अंकल। ये इतनी बेवकूफी की कहानियां हम नहीं रटते बैठ के। ग्राउंड पे जाके काम करेगा, ग्राउंड पे आप कर लो काम, जहर फैलाना बंद कर दो, व्हाट्सएप तो उतना ही बहुत है। ऐसे कोई वोट नहीं बच्चों के दिमाग में जहर भरना बंद कर दो, बहुत होगा। जहर भरने की बात ही नहीं है। अरे जहर आप भर रहे हो, लेकिन अगर आप शहद भर रहे हैं, आप शहद भर रहे हैं, तो वो ग्राउंड पर काम क्यों नहीं कर रहा है यश श्रीवास्तव जी? ठीक है, ये जहर भर रहे हैं, लेकिन आप शहद भर रहे हैं, लेकिन वो शहद काम क्यों नहीं कर रहा है? मुझे बस इतना बता दीजिए आप। 4 साल में एक जब आप पार्टी के आत्ममंथन की बात होती है, कोई भी इंट्रोस्पेक्शन की बात होती है, आप लोग इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखिए बात वही सर्कुलर हम कहेंगे वोट चोरी, ये कहेंगे वोट चोरी नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो चुनाव आयोग ने हमारे सामने क्यों नहीं सीधे आके बात की? क्यों बीजेपी बचाव में आती है? ठीक है, आज हम मुद्दे पे रह लेते हैं ना। आज हमारी पूरी डिबेट दूसरे मुद्दा यही है सोनल जी कि गौरव गोगोई जी पर जो मामला इन लोगों ने बनाने की कोशिश की है, अगर उसमें सब्सटेंस होता तो ये पहले ही कार्रवाई कर चुके होते और उसके बाद बड़ा सा न्यूज आइटम आता, आपके बैकग्राउंड में पता नहीं क्या क्या स्पेशल इफेक्ट दिलवाए जाते और उसके बाद ये नहीं आप ये बार-बार मीडिया अब हमारे ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूं, मैं इन्हीं के ऊपर बोल रहा हूं। इनके वो लोग जो हर तरफ से समाज को और सबको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ये लोग एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन तैयार करके मीडिया को पहुंचा देते कि ये देखो हमने बड़ा तीर मारा है। गौरव गोगोई जी पर असल में इनके पास कोई मामला नहीं है। यदि लेकिन अब आपके पास उल्टा तीर मारने का अवसर है ना, अब आपके पास भी तीर मारने का अवसर है, तो आप भी मारिए। सुनल जी सुनिए, जिन लोगों के बारे में बात हो रही है, सवाल है, अरे आप अपना व्हाट्सएप पढ़िए, मेरे बीच में मत बोलिए कि वो अब्दुल बासित से जाके नहीं मिले थे। ठीक है। सुनिए जिस व्यक्ति का नाम ये ले रहे हैं, उसी व्यक्ति से नरेंद्र मोदी ने 2013 में वाइब्रेंट गुजरात का प्लान बनवाया था। तब वो व्यक्ति कोई और था, आज वो व्यक्ति की स्थिति कोई और हो गई। जब उसी व्यक्ति के साथ वाइब्रेंट गुजरात हो रहा था तब कोई दिक्कत नहीं थी। इन बातों को समझना पड़ेगा। CDKM नाम की संस्था जिस व्यक्ति की है, उसी व्यक्ति ने वाइब्रेंट गुजरात की पूरी प्लानिंग तैयार की थी। क्या समझ रहे हैं वो? वही तकलीफ है। अरे आप अपना व्हाट्सएप चलाओ। ठीक है। आज चर्चा व्हाट्सएप पर नहीं हो रही है भाई, आपने व्हाट्सएप को इतना प्रमोट कर दिया है मेरी डिबेट में बेवजह में। ठीक है सैयद जवाद जी, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तो दोनों तरफ से इसी तरीके की आक्रामक रवैया आएगा। कोई अपने तरीके से बातें करेंगे, बिना फैक्ट के जब हम बात करते हैं, बिना जांच के हवाले से हम बात करते हैं और जांच में जो जवाबदेही सिद्ध होती है उससे पहले हम उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं कि अरे भाई आप ही हैं इंसाफ देने वाले और आप ही मुद्दई। तो इस चीज का क्या मतलब है? तो इससे कहीं ना कहीं क्या परसेप्शन निर्धारित नहीं होता है? सैयद जवाद जी क्या आवाज आ रही है? आप मेरी बात सुन रहे हैं सैयद जवाद जी? आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज मेरी आ रही है आपको? क्या आवाज आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है। रत्नाकर सिंह जी, जिस तरीके से अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एसआईटी की जांच तक हम लोगों को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। और जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं वैसी ही बात अब कांग्रेस उस भाषा में आपको जवाब दे रही है। मुझे लगता है कि ये हमने एक जो पॉलिटिकल वेपनाइजेशन बना दिया है इस तरीके की चीज़ों को, उससे हमें थोड़ा गुरेज करना चाहिए, कोई परहेज करना चाहिए।
कि किसी बात के सिद्ध होने से पहले हम किसी को आरोपी साबित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सोनल जी, देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि असम के अंदर आज भी बाढ़ की एक बड़ी समस्या है, उस पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी बड़ी कमाल की बात है सैयद जवाद जी, मैं मुद्दा कोई और उठा रही हूँ, अब आप बाढ़ पर आ गए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं डिबेट करने के लिए, एक एक करके उठा लेंगे, हम उन पर भी बात कर लेंगे, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस पर रह लेते हैं ना। नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे अगर आप बात करेंगी, चर्चा कर रही जाएंगी तो बहुत बहुत कुछ दूर तक जाना पड़ेगा, और किन लोगों के संबंध कहां कहां हैं उसकी भी जांच होगी, और जांच एजेंसियां क्या करती हैं वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अभी तक कितनी बातें रखी गई हैं नेशनल सिक्योरिटी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके का मजाक कर रखा है। हमने अभी पूछा कि जो चाइनीज डेलीगेशन आया था भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर, क्या बात की? मैंने पूछा 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चाइना क्या करने गए, किन किन नेताओं की मुलाकात हुई? आरएसएस के लोग जो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यश ने कहा, वो चाइना जाते ही हैं और चाइनीज जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात करती है, वहां के मेंबरान से बात करती, क्या बातचीत करती है? इनको फंडिंग कहां से आ रही है? आज भी आरएसएस के लोगों को फंडिंग कहां से आ रही है नहीं पता लोगों को। कौन लोग फंडिंग करते हैं बता लीजिए। मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ प्लीज मैं उसी पर रहना चाहती हूँ। रत्नाकर सिंह जी, अगर एसआईटी क्लीन चिट दे देती है तो क्या बीजेपी इस पर माफी मांगेगी? मैं ये सवाल कांग्रेस से भी करने वाली हूँ। देखिए सोनल जी, जिस तरह से तथ्य सामने निकल के आए हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक जांच तो बनता ही है, और जांच जो होगा तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये कहना सिर्फ कि हम देश की जनता को ये ना बताएं, क्योंकि एसआईटी जांच चल रही है, कि इन्होंने अपने शासन काल में क्या क्या कृत्य किए, इन्होंने देश की और राष्ट्रीय सुरक्षा से किस तरह से खिलवाड़ किया, ये तो फिर आप ठीक वैसी बातें कर रहे हैं, आप ठीक वैसी बातें कर रहे हैं जो सैयद जवाद कर रहे हैं। सोनल, मैंने 3 बार लगातार सवाल करा कि भारतीय जनता पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष चाइना के अंदर जाके कम्युनिस्ट पार्टी के जवाब दे दीजिए रत्नाकर सिंह जी। ठीक है, डिबेट तो मेरी आउट ऑफ टॉपिक चली गई, बता दीजिए। नहीं, ये वही लोग हैं जो अभी मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ और सटीक जवाब दे रहा हूँ। ये वही लोग हैं जो अभी कह रहे थे कि एप्स्टीन फाइल जो है वो कोई डॉक्टर की पर्ची नहीं है। अब आप एप्स्टीन फाइल्स पर आ गए, अब आप जवाब दे दीजिए ना, छोटी सी बात है, दे दीजिए प्लीज। जोड़ के जवाब देना चाह रहा हूँ, आप सुनिए तो ये कहने लगेंगे। और जब हम इस तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा जिसके साक्ष्य मौजूद है कि पाकिस्तान से सैलरी ली जा रही है, 9 बार पाकिस्तान विजिट किया गया है, भारत में नागरिकता नहीं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं कहीं से तथ्य नहीं निकाल पा रही हूँ। जो आप पर आरोप लगा रहे हैं उनका आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और जब आप पर बात आ रही है तो फिर आप उल्टा आरोप लगा दे रहे हैं, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। मुझे लगता है थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। डिबेट का मतलब यही है कि आप थोड़े तथ्य में बात करें, थोड़ा फैक्ट्स के साथ बात करें। सोनल जी, मैंने तथ्यात्मक बातें ही की और मैंने डिबेट की जो प्रश्न है आपका उसका मैंने जोड़कर जवाब दिया। ये कांग्रेस पार्टी जब इनको कड़वा थू और मीठा गप वाला हाल करते हैं, जब इनको अपने मसरत की चीजें लगती हैं तो ये कहते हैं कि ये कोई डॉक्टर की पर्ची नहीं है, और जब ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की आती है तो कहते हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो ये कांग्रेस का चरित्र देख रही है ना जनता। जहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सामने आकर के वो सारे तथ्य लोगों तक पहुँचाएगी। जवाब आपने अभी नहीं दिया, ठीक है। यश श्रीवास्तव जी प्लीज जल्दी जवाब। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का ऐसा है सोनल जी कि पहलगाम हमले को 1 साल होने वाला है, अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए, सिर्फ बातें मारी गई और कुछ नहीं पकड़े गए। रत्नाकर इस जमाने में जीते हैं आप? नहीं रत्नाकर जी, नहीं पकड़े गए हैं, मार दिए गए। नहीं मार दिए गए तो कहाँ है तस्वीरें? आप मार दिए गए तो कहाँ है तस्वीरें? कहाँ है तस्वीरें? कहाँ है? नहीं आई है, नहीं आई है रत्नाकर जी, रहने दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अगर कोई ये पूछ रहा है कि एक भारत में चलने वाली गैर पंजीकृत संस्था हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन चीनियों के साथ सीक्रेट मीटिंग करती है और सत्तारूढ़ दल की मौजूदगी में करती है, उससे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं है।
हम जांच चीनियों इस से पर ही भी लड़ होनी रहे हैं, चाहिए, 2 जांच ग्राम इस पर में, भी होनी पुलवामा चाहिए यश के आगे, श्रीवास्तव जी। चीनी लेकिन सीमा पर। अगर कहीं अगर कोई आग उठ रही है, कोई धुआं आ रहा है, मान लीजिए ये बात आप जो कह रहे हैं इसमें भी तथ्य है, ये भी यहाँ भी जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर गौरव गोगोई को लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से, तो उस जांच में भी आप लोगों का सहयोग नहीं होना चाहिए क्या, अगर कहीं से कोई सवाल ऐसा हो रहा है तो? मैं तो शुरू से कह रहा हूं सोनल जी कि यदि गौरव गोगोई जी पर कोई ठोस मामला होता, और अभी भी ये करके दिखा दें, अभी भी ये बाकायदा जांच करें। गौरव गोगोई जी सांसद हैं, लेकिन सांसदों पर भी प्रक्रिया कैसे होगी उसका भी एक तरीका है। जांच करें, जो है निष्कर्ष ला के दें आपको। निष्कर्ष ये कभी नहीं ला के देंगे, कोई रिजल्ट नहीं, कोई आउटकम नहीं, कुछ नहीं। अभी आप 2 दिन रुक जाइए, ये मामला खत्म हो जाएगा, कोई नया मामला आ जाएगा। यही चल रहा है 12 साल से। इस देश को यही तो समझने की जरूरत है कि जो सरकार आई थी पता नहीं क्या क्या बातें मारते हुए कि भैया हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, वो सरकार आज की तारीख में हर बात पे बहाने के अलावा आपको कुछ नहीं दे रही। ठीक है, ट्रंप आपकी नीतियां निर्धारित कर रहे हैं। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। रत्नाकर सिंह जी बहुत शुक्रिया, यश श्रीवास्तव आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, हिमांशु भट्ट जी सीनियर पत्रकार मेरे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाम उछाले जाते हैं, शक पैदा होता है, लेकिन सवाल जांच का है कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है। उससे पहले टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन